वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेट इत्यादि डिसाइड कर दी गई हैं, महीने डिसाइड कर दिए गए हैं कि मार्च से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में परीक्षा करवाई जाएगी। इसी के मद्देनज़र जो हमारा डेली मॉक टेस्ट कोर्स है या जो हमारा यहाँ पर कोर्स दिया गया है ना, देखिए ये वाला, इसको आपको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 3 महीने के अंदर सारा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा और आपको संपूर्ण एक जानकारी मिल जाएगी हिंदी साहित्य की, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स अवश्य परचेज़ करना चाहिए। ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, 3 महीने के अंदर आपको सारा आपका सिलेबस मिल जाएगा और इसी के अंतर्गत, इसी के आसपास आपका जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो भी स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके पश्चात आपको पूरा पता चल जाएगा कब परीक्षा होगी कब नहीं। आपको इस कोर्स के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी, कॉलेज कैडर इत्यादि या एलटी कमीशन इत्यादि के लिए आपको जुड़ना चाहिए। और इसकी जो फीस भी मात्र 299 है, बहुत ही कम फीस है। तो अवश्य संपर्क कीजिएगा इस नंबर से 8193121229 पे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, आज की वीडियो को। आज की वीडियो का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प में है शब्द, वर्ण, अव्यय या वाक्य। तो 51 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए, शब्द। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है, सही विकल्प। अगला प्रश्न है 52, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 52 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 53, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है तो वहाँ पर होगा आपका तत्पुरुष समास, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54, द किस वर्ग का व्यंजन है। तो ये हो जाएगा त वर्ग का। आगे है 55, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है। विकल्प में है मारवाड़ी, मगही, मेवाती या मालवी। तो 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, जो मगधी या मगधी है ये आपकी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। इसका भी ध्यान रखना आपने। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ढूंढाड़ी है किस भाषा की उपबोली है या किस भाषा का अन्य नाम है। तो ये राजस्थानी के अंतर्गत ही आता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 56, बुंदेली किस हिंदी की बोली है। तो जो बुंदेली हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपके पश्चिमी हिंदी की, डी सही विकल्प हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो पश्चिमी हिंदी है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 57, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है। तो यहाँ पर 57 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 900 वर्षों के इतिहास को। इसके पश्चात कई बार यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929। और कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि ये इतिहास को किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है, नागरिक प्रचारणी संस्था के द्वारा। अगला प्रश्न ये भी बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इतिहास ग्रंथ के आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को लिया है, 12 कवियों को लिया है। और इनके द्वारा जो प्रथम कवि माना गया है राजा मुंज को माना है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 58, पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का। तो कई बच्चे तो गलत समझ के ही सोचेंगे पद्मावती सर्ग तो यहाँ पर कहाँ से आएगा, तो ऐसा नहीं है। पद्मावती सर्ग पृथ्वीराज रासो का ही एक सर्ग है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार कौन होंगे, चंद्रवरदाई। और इसमें कितने सर्गों का या इसमें कितने सर्ग हैं, 69।
इसमें कितने छंद हैं? 68। और जो ये पृथ्वीराज रासो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59, जगनिक के आल्हा वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 59 का, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं ये। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी इसके आने की पूर्ण संभावना है। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि जो आल्हा खंड है किसकी रचना होगी? जगनिक की रचना हो जाएगी ये। अगला प्रश्न है 60, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक कौन हैं? तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा सोमप्रभ सूरी की रचना हो जाएगी कुमारपाल प्रतिबोध। और ये भी प्रश्न बनता है कि जो कुमारपाल चरित ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हेमचंद्र की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 61, गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। तो ये कथन किस आलोचक का होगा? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है 62, अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? तो ये थे शुद्धाद्वैत दार्शनिक मत को मानने वाले। बी सही विकल्प हो जाएगा 62 का। तो यहाँ से कुछ और तथ्य आपको बता देता हूँ। जो अष्टछाप है इसमें कितने कवि संकलित थे? तो इसमें थे 8 कवियों की संख्या 8 थी। और किसने अष्टछाप की स्थापना की थी? विट्ठलनाथ जी के द्वारा। विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? बलवाचार्य जी के पुत्र थे। सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? कुंभनदास। और सबसे कनिष्ठ कवि कौन थे? नंददास। इसका भी ध्यान रखना है। कुंभनदास थे बलवाचार्य जी के शिष्य, और जो नंददास थे ये थे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। सूरदास के बारे में भी पूछा जाता है कि सूरदास किस आचार्य के शिष्य थे? तो यह भी बलवाचार्य जी के ही शिष्य थे। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अष्टछाप थी ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो शायद 1565 के आसपास इसकी स्थापना की गई है। अभी पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकती है, या तो आप भी मुझे एग्जैक्ट डेट बता सकते हो। अगला प्रश्न है 63, रास पंचाध्याय किस की रचना है? तो 63 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नंददास की रचना हो जाएगी रास पंचाध्याय। आगे है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो जो मीराबाई है इनकी उपासना हो जाएगी माधुर्य भाव की। दासे भाव की तुलसीदास जी की हो जाएगी। सख्य भाव की सूरदास की हो जाएगी। इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अमिय हलाहल मद भेरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार, उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 65 का सही विकल्प होना था तो वो होना था रसलीन। इनकी ये पंक्ति हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो ये हो गए थे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। 66 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोहर किस सूफी काव्य का कथानायक है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मधुमालती। जो मधुमालती है ये प्रेमाख्यानक काव्य है। बाकी मृगापति, इंद्रावती और चित्रावली ये भी प्रेमाख्यानक काव्य ही हैं। तो कई बार ये प्रश्न बनेगा कि जो मधुमालती है किसकी रचना होगी? तो ये मंजन की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कही गए सबके दातार राम। तो आलसियों का ये मूल मंत्र देने वाले मल्लुक दास किस काव्य के कवि थे? तो ये बताना है यहाँ पर आपने। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य धारा।
इन्हें ज्ञानाश्रय भी कहा जाता है या निर्गुण काव्य धारा के संत भी कहा जाता है। तो जो प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्य धारा है इसके प्रमुख कवि होंगे जायसी। राम भक्ति काव्य की हो जाएंगे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हो जाएंगे सूरदास। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए 69। खेती न किसान को भिखारी को न भिख, बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बसे कहें, एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे? तो 69 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 70। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्धृत लीलात्व जानने का आत्मसाक्ष्य किस कवि का है? तो 70 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सूरदास। सूरदास की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 71। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा होगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? तो यहाँ पर जो 71 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा वो? ये प्रश्न आपके लिए ही छोड़ देता हूँ मैंने ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया। आपने बताना है पूरी डिटेल इसमें किसकी ये रचना है और क्या इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो बताइए 72 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, दमयंती स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक नहीं होगा। बाकी तप्ता समरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर ये तीनों ही लाला श्रीनिवास दास की रचना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो आखिरकार वो कौन सा महाकाव्य है? तो इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, सभी ने कमेंट करना है। तो ये भी बताना है किसकी वो रचना होगी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और इसका क्या नाम है। ठीक है ना, ये सभी डिटेल आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 72। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, दमयंती स्वयंवर ये इनकी रचना नहीं होगी। बाकी तप्ता समरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर ये तीनों ही इनकी रचनाएं होंगी और ये नाटक होंगे। ठीक है, इसके पश्चात ये उपन्यासकार के तौर पर भी जाने गए हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? जैसे हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के द्वारा, तो उसका नाम था परीक्षा गुरु। ठीक है, इसके पश्चात एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ। आपने बताना है कि जो भाग्यवती उपन्यास है ये किसकी रचना है? तो ये बताइएगा आप। अगला प्रश्न है 73। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे? तो सही विकल्प हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी ये। और ये भी प्रश्न बनता है कि ये जो कथन है किस रचना से लिया गया है? भारत भारती। तो आपने बताना है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, प्रलय की छाया। किसकी रचना है प्रलय की छाया? जयशंकर प्रसाद जी की। बाकी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता ये भी इन्हीं की काव्य रचना मानी जाती है। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 75। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवाद विचारधारा से प्रभावित है? तो 75 का सही विकल्प हो जाएगा कुकुरमुत्ता, भी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी राम की शक्ति पूजा,
तुलसीदास, सरोज स्मृति, ये भी इन्हीं की रचना होगी, निराला जी की रचनाएं। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। कुकुरमुत्ता कहते हैं जंगली मशरूम को, और इसमें कुकुरमुत्ता अर्थात जंगली मशरूम और गुलाब के बीच में द्वंद्व दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 76। तो प्रश्न पूछा गया है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो बताना है ये पंक्तियाँ किसकी होंगी। तो 76 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 1, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 77। मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही कथन नहीं होगा, उसके बारे में बताना है। तो 77 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मिथक होता है ये अपने आप को अतीत से अलग नहीं करता है, अतीत से जोड़कर ही रखता है। बाकी जो इसकी विशेषताएं हो जाएंगी उन्हें भी देख लेते हैं। मिथक की बहुस्तरीय अर्थकता साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है, कभी समयों में भी मिथकीय विशेषताओं का विधान माना गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। काव्यात्मकता की प्रवृत्ति अंतर्भूत रहती है, तो ये भी सही हो जाएगा, सिवाय विकल्प सी के, बाकी सभी सही होंगे। अगला प्रश्न है 78। सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे ये। तो ये थे आपके कार्ल गुस्ताव युंग, भी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 79। अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा पथ के साथी नाम से। बाकी अतीत के चलचित्र स्मृतियाँ की रेखाएं, मेरा परिवार और पथ के साथी, ये चारों ही रेखाचित्र महादेवी वर्मा के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीतिनाट्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। तो सही विकल्प हो जाएगा 80 का शिल्पी। अगला प्रश्न है 81। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की रचना, डी सही विकल्प हो जाएगा। तो अज्ञे जी का ये पूरा नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपके लिए ये बता देता हूँ, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग हो जाएगी धर्मवीर भारती की रचना, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 82। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अभिधा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो ये होगा विप्सा अलंकार। 83 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये जो पंक्ति है किस आचार्य की है। तो ये हो जाएगी आचार्य भामह की। अगला प्रश्न है 85। विभावा अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, जो ये रससूत्र है, आचार्य भरत के इस रससूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो जो ये की थी व्याख्या, तो ये की थी भट्ट लोलट के द्वारा, ठीक है ना, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। भट्ट लोलट ने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी, क्योंकि सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट, फिर आएंगे आपके आचार्य श्री शंकु, फिर आएंगे आपके भट्ट नायक और सबसे अंत में आएंगे अभिनव गुप्त। तो डी सही विकल्प हो जाएगा। और ये जो रससूत्र है किसका है, आचार्य भरत मुनि का, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आपको वीडियो के अंत करने से पहले हमारा जो क्रैश कोर्स है, या आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट है, उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये नया क्रैश कोर्स या टॉप 10 मॉक टेस्ट की PDF या ई बुक आपके समक्ष लाया हूँ। अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो इसे परचेज कर सकता है, ठीक है ना।
तो आपकी परीक्षा के लिए कम ही समय बचा है या कुछ ही दिनों में इसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है, तो कम ही समय आपको तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये ई बुक या ये PDF अवश्य लेनी चाहिए। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अंत में या प्रत्येक टेस्ट के अंत में आपको व्याख्यात्मक प्रश्न या इसके उत्तर मिलेंगे। ठीक है, उसके पश्चात ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न ही हैं, कोई और प्रश्न नहीं है। इसके पश्चात इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है, तो आप यहाँ पर इस PDF को ले सकते हो। तो बाकी ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।